पहले जनता दल रहा, उसके बाद जब राष्ट्रीय जनता दल 1997 में बना जी। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग आज तक हैं। और किसी पद पे भी रहे? हाँ, युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ जी। और अखिल भारतीय यादव महासभा का भी प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ। आप देख रहे हैं शिरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। हमारे दर्शक लगातार देख रहे होंगे, मैं पंचायत के भ्रमण पे हूं और शिरघाटी अनुमंडल के कई प्रखंड में मैं जा रहा हूं और वहां के पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहा हूं। वीवर्स, आप जैसा जानते हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत 1952 से जब चुनाव प्रारंभ हुआ तो उसमें कई मुखिया चुने गए, लेकिन बीच के कुछ वर्षों में एक अंतराल के बाद चुनाव जब हुआ तो कई युवा चुनाव मैदान में आए। तो उन्हीं में से राजेश यादव हैं। आज हम अपने ख़ास कार्यक्रम के लिए उनसे बात करेंगे। हमारा ख़ास कार्यक्रम है सुनिए मुखिया जी का कहीं। राजेश जी, शिरघाटी आजकल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने पंचायत की जनता को, आप चुनाव जीते हैं, नवनिर्वाचित मुखिया हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहला बार पंचायत के सही मतदाता बंधु को यह चुनाव का श्रेय देता हूं और जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको भी मैं जीत का श्रेय देता हूं और शुभकामना देता हूं। आप तो 2001 में भी चुनाव जीते थे, पहली बार। कम उम्र थी आपकी और मैं कई बार जब तत्कालीन मंत्री शकील अहमद खान थे, ऊर्जा मंत्री लालू जी की सरकार में, उस समय कई बार चुनाव के दौरान, उनके इंटरव्यू के दौरान आपसे मुलाकात हमारी होती थी। तो आप बहुत समय से हैं और आपके पास पंचायत चलाने का अनुभव भी है। तो जब आप 2001 में बने, उसके बाद दूसरे टर्म्स में ये रिज़र्व हो गया, महिला रिज़र्व, तब आपकी पत्नी निर्वाचित हुई, तो 10 साल का कार्यकाल आपने संचालित किया है। उस अनुभव के आधार पे भी आप काम करेंगे, तो उस अनुभव को लेकर क्या कहेंगे आप? पंचायत चलाने में पहले क्या कमी रह गई, अब किस तरह चलाएंगे आप? और भी जितना भी पहले की अपेक्षा मैंने काम किया है और अधिक काम करूँगा। यह जो कार्यकाल हमारा है उसमें बेहतरीन तरीक़ा से पंचायत को विकास के काम करूँगा और पंचायत में चौमुखी विकास के प्रति मैं तत्पर रहूँगा। ये सर, आपका जो ये बार पंचायत है, तो इसका जो भौगोलिक स्थिति है, ये पंचायत कौन कौन पंचायत से जुड़ा हुआ है और इसके अंतर्गत जो गांव हैं, कौन कौन गांव आते हैं बार पंचायत में? बार पंचायत में 7 राजस्व ग्राम आते हैं और 8 टोला आते हैं, जिसमें राजस्व गांव ग्राम हरना हुआ, ग्राम नकनुपा, ग्राम भरारी, ग्राम बार, ग्राम मनसा बीघा, ग्राम सलैया, ग्राम उदन बीघा। 7 राजस्व ग्राम और 8 टोला ग्राम पंचायत बार के अंतर्गत आते हैं। और ये जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, तो कौन कौन पंचायत से जुड़ा हुआ है? भौगोलिक स्थिति है, उत्तर में आपके हो गए बेला पंचायत और पश्चिम में ग्राम पंचायत चिताब, दक्षिण में जो गोपालपुर था और नया पंचायत बना है चिली, वो हो गए। जो उसका एरिया दक्षिण और पूरब दोनों टेकअप करता है। चौहद्दी में यही होगा, बार का चौहद्दी का। आपने कौन सा ऐसा काम किया जो दूसरे पंचायत से अलग हो, या इस तरह इस यहाँ की क्या बड़ी समस्या रही थी जिसको आपने उसका निराकरण किया, और अब क्या लगता है आपको, किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर जिसको आगे करना चाहते हैं? ग्राम पंचायत बार जो है से जो तीर्थस्तरीय पंचायत का जब गठन हुआ तो ग्राम पंचायत बार में मैं 2001 में प्रथम बार निर्वाचित हुए। उसके बाद महिला सीट आने पर हमारी पत्नी निर्वाचित हुई। तो 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने बेहतर ढंग से ग्राम पंचायत को विकास के रूप देने का काम किया हूँ। तभी तो आपको जनता फिर और फिर पुनः जो हमारा अपार समर्थन जनता ने दिया है, मुझ पर भरोसा रखकर फिर मैं उस भरोसा पर कायम रहूँगा और खरा उतरूँगा।
इस क्षेत्र की बड़ी समस्या क्या है अभी? अगर कुछ ऐसी समस्या जिसके लिए आपको सांसद मत से या विधायक मत से भी उसका आपको कुछ राशि की ज़रूरत पड़े, तो ऐसा बड़ा काम क्या है जो इस क्षेत्र में विकास के लिए? कुछ मुख्य सड़क की है आवश्यकता, जो ग्राम पंचायत के उस निधि से उतना काफ़ी राशि की आवश्यकता होगी, इसलिए ग्राम पंचायत से उस संभव नहीं है। इसलिए विधायक निधि या सांसद निधि के उस के तहत काम किया जाएगा। जो एक हरना से एक रोड है जो आपको डायरेक्ट पलहट तक के जोड़ा जा सकता है, जो मुख्य वहाँ की समस्या है ग्राम पंचायत। जो बूढ़ी नदी के किनारे है क्या? हाँ हाँ, बूढ़ी नदी के किनारे से उसका आवागमन का सुविधा होगा। मुखिया जी, जो सरकार की विकास राशि होती है या विकास की योजनाएं होती हैं, तो आम जनता बहुत सारी योजनाओं से अवगत नहीं रहती है या बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ उन्हें नहीं मिलता। तो ये जिम्मेदारी मुखिया की होती है कि वो ग्रामीणों को एकत्रित करें या एक पंचायत लगाकर उनको जानकारी दें कि किस तरह का लाभ उनको मिल सकता है या उसके लिए उनको आगे आना चाहिए। तो कैसे प्रयास करेंगे आप कि जो सरकार की योजनाएं हैं गांव के लोगों के लिए वो उनको उसका पूरा लाभ मिले? मैं अपने कार्यकाल के दौरान मैं ग्राम सभा का आयोजन करता था और समय के अनुसार शिविर का भी आयोजन होता था, जिसमें हर विभाग के कर्मी, पदाधिकारी और स्थानीय ग्रामीण जनता उपस्थित होते थे और जो समस्या होता था उसका निराकरण किया जाता था। ये बताइए कि जो गुणवत्ता है, विकास में जो गुणवत्ता है, इसको लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, चाहे मुखिया के कार्य नहीं बल्कि विधायक के कोटा से भी जो काम होते हैं या सांसद कोटे से जो कार्य होते हैं, तो उसमें गुणवत्ता पे सवाल उठता है। तो जो चीज़ बने वो गुणवत्ता के साथ बने, या दूसरे लोग भी जो विधायक मत से भी जो काम कराते हैं उस पर आप किस तरह निगाह रखेंगे, या सांसद मत से जो काम होते हैं तो इन योजनाओं को बेहतर तरीके से कराने में किस तरह से आप निगाह रखेंगे उस पर? बात रहेगी कि सांसद निधि और विधायक निधि का, तो वो अधिकतर तो वो डिपार्टमेंटल और एक टेंडर के माध्यम से क्रियान्वयन होता है उन लोग का योजनाओं। लेकिन ग्राम पंचायत की योजनाएं डायरेक्ट जो है से ग्राम पंचायत के जो एजेंसी होते हैं, जो पंचायत सचिव या अन्य मद में रोजगार सेवक होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्रियान्वयन योजनाओं को किया जाता है। जो अधिकतर है कि कार्य में गुणवत्ता ही रहता है। मेरे द्वारा तो पहले जो भी कार्य कराया गया है गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया गया है। लेकिन जो दूसरी निधि से भी काम होता है उसको देखने का अधिकार तो आपको है। उसमें हम लोग का मॉनिटरिंग पावर नहीं दिया है। अन्य जो विधायक निधि और सांसद निधि के जो योजनाओं का क्रियान्वयन होता है उसमें मॉनिटरिंग करने का हम लोग का अधिकार नहीं दिया है। ऐसे तो सभी यहाँ के जनता का अधिकार है, लेकिन उसमें एक मॉनिटरिंग करने का अधिकार उस संबंधित विभाग को है, बरकरार है। पंचायत भवन है आपके यहाँ? पंचायत भवन है, लेकिन पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अच्छा, हाँ। तो आप अपने वार्ड सदस्यों के साथ कैसे उसको संचालित करेंगे? क्या योगदान रहेगा उसमें वार्ड सदस्यों का? वार्ड सदस्यों का एक मुखिया का, एक पंचायत का कार्यकारिणी होते हैं वार्ड सदस्य। तो जो भी योजनाओं का संचालन होता है तो एक बैठक के आम सहमति और उनके द्वारा अनुमोदन और स्वीकृति ली जाती है। जो ग्राम सभा से पारित योजना होता है, ग्राम पंचायत का जो योजनाओं का क्रियान्वयन होगा ग्राम पंचायत के द्वारा, तो जो है ऐसे वार्ड सदस्य जो कार्यकारिणी सदस्य होते हैं उन लोग के द्वारा वो बैठक में एक स्वीकृति और अनुमोदन लिया जाता है। चलिए, एक सवाल ये कि जो अब युवा वर्ग हैं उनमें उन्हें शिक्षित बनाया जाए, जो नई पीढ़ी है उनको पढ़ाया लिखाया जाए, शिक्षित किया जाए, उनको खेल कूद, कला, संस्कृति, इसकी ओर में इन चीज़ों में आप प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, किस तरह का प्रयास रहेगा? मैं पूर्व में भी युवा जो शिक्षित हैं तो पंचायत शिक्षक का नियोजन जो हुआ था 2003 से
शुरू हुआ था जो लालू जी की सरकार में, राबड़ी देवी की सरकार थी। उस समय पंचायत के द्वारा पंचायत शिक्षक का नियोजन किया गया था। तो जो शिक्षित युवा थे तो हम उसमें नियुक्ति उन लोग का किया था। और आने वाला दिन में भी उस तरह के कहीं सरकार के द्वारा कुछ बहाली आएगा तो फिर उन लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा। खेल कूद में भी हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत 1-2 गो खेल मैदान है, उसको हम सौंदर्यीकरण करेंगे और खेल परिसर का एक व्यापक उसका जो है से उसका एक सौंदर्यीकरण के तौर पर वो एक मुनासा उसको परिसर बनाएंगे कि एक प्रखंड में उसका एक अलग पहचान हो। पेड़ की कटाई हो रही है, नया वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है, जल संरक्षण नहीं हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, इस पर क्या आपका? उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा मेरे द्वारा। अच्छा, किस तरह से? जो और वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा, उस पर जो है से अवैध रूप से उस पर पेड़ का जो कटाई हो रहा है उस पर रोक लगाया जाएगा। मुखिया जी, आप तो 2001 में जब मुखिया बने थे तो मतलब ये कहें कि युवा जो दूसरी बार जो युवा चुनाव में आए थे और कई नौजवान मुखिया बने थे, उनमें से एक आप रहे। तो इतनी कम उम्र में आप मुखिया बन गए थे, तो क्या राजनीति सफ़र क्या रहा था? राजनीतिक सफ़र आपका किस तरह का रहा? किस दल में रहे और किन किन लोगों के सानिध्य में रहे? कौन गुरु रहे, राजनीतिक गुरु आपके? तो क्या सफ़र रहा आपका? सबसे पहले तो मैं राजनीति में 1990 के बाद हम लोग थोड़ा रुचि लिए। अच्छा, 90 से जब लालू जी का दौर था। उसके बाद 1995 में मालती देवी निर्दलीय विधायक के उम्मीदवार होकर के आए यहाँ से। बोधगया जो अनुसूचित जाति से यहाँ पर जो है से रिजर्व विधानसभा क्षेत्र आता था बोधगया। तो प्रथम बार मालती देवी यहाँ से विधायिका बनी। ठीक है। उसके बाद और सांसद में स्वर्गीय राजेश कुमार जी से भी हम लोग का लगाव रहा। फिर यहाँ से जीताराम मांझी जी चुनाव लड़े विधायक, उनसे भी अच्छा लगाव रहा। यहाँ योजना भी दिए थे, उससे हम लोग काम भी कराए थे। फिर यहाँ राजेश मांझी भी सांसद बने, उनसे भी लगाव मेरा रहा। फिर उप चुनाव में कुमार सर्वजीत जी भी यहाँ पर 6 माह के लिए चुनाव जीते, तो उनसे भी अच्छा लगाव रहा। और ऐसे कई पार्टी के जो नेता थे सबसे लगाव रहा। वकील साहब से भी बहुत अच्छा लगाव रहा। वो भी जो है से 2010 में यहाँ से सरघाटी सामान सीट से सरघाटी विधानसभा जो बना नया परसीमन में, तो उससे भी मनो यहाँ से चुनाव लड़े, उनसे भी बहुत किस अच्छा दल से शुरुआत की अपनी? हम शुरू से ही पहले जनता दल रहा। उसके बाद जब राष्ट्रीय जनता दल 1997 में बना, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग आज तक हैं। और किसी पद पे भी? हाँ, युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ और अखिल भारतीय यादव महासभा का भी प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ। आखिरी सवाल, ये जितनी भी विकास है या काम तरक्की, सारी चीज़ें शांति पर निर्भर है। अगर हम समाज जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे तो विकास करना सफल होता है। आपके पंचायत में ये झगड़ा लड़ाई जैसी बातें, वो सांप्रदायिक तनाव का माहौल देखा जाता रहा है, अभी क्या हालत है और उस पर आप किस तरह से माहौल बनाएंगे कि त्योहारों में, चाहे वो रामनवमी आता हो, मुहर्रम आता हो, दुर्गा पूजा आता हो, दूसरे त्यौहार आते हो, तो समाज में सद्भावना, भाईचारा किस तरह से बनेगा और शांति व्यवस्था कैसे बनेगी? तो जितना ग्रामीण स्तर पर आपसी सद्भाव से जो चीज़ें, जिसमें कि पुलिस को, प्रशासन को आना ना पड़े और खुद ही ये सारी चीज़ें सॉल्व हों, किस तरह से कदम उठाएंगे आप? मेरे द्वारा एक किसी भी त्यौहार में आपसी भाईचारगी के वातावरण में हम लोग हमेशा प्रयास मेरा रहता है कि उस तरह से प्रेम भाव, आपसी एकता, अखंडता बना रहे। मैं हमेशा, और इसके लिए शांति समिति का ही बैठक भी होता है, लोगों को सब बताया जाता भी है कि त्यौहार में एक शांतिपूर्ण वातावरण में लोग, जिसे एकता अखंडता बना रहे, आपसी एकता अखंडता बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।